पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा और उसमें हुई मौत से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उनसे इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया था और उनकी धर्मनिरपेक्ष नीति का आलोचना किया था और कहा था दंगाई लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते हैं, उनका इलाज सिर्फ दंडा है। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कहा था। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। अब ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर जवाब दिया है और इस हिंसा को लेकर बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहराया है और साजिश भी बताया है। ममता बनर्जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और उनको जवाब देते हुए कहा है कि सीएम योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वह सबसे बड़े भोगी हैं। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई, उत्तर प्रदेश के मुठभेड़ों में कई लोग मारे गए, योगी लोगों को रैलियां नहीं करने देते हैं। योगी बड़ा बड़ा बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट आप पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। इस तरह सीएम योगी को ममता बनर्जी ने अपनी नाकामी याद दिला दी है और उसको याद दिलाया है कि तुम्हारी नाकामी क्या क्या है और उसे सबसे बड़े भोगी करार दिया है। आप जानते हैं महाकुंभ में 30 मौत हुई थी जो सरकारी आंकड़ा है और कई लोग लापता हुए थे जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर जवाब देते हुए बीजेपी के नेताओं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के साथ केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुई है वो पहले से प्लानिंग की गई थी, इसमें भाजपा यानी बीजेपी, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिली भगत थी, ये ममता बनर्जी ने कहा है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुई है। इस दौरान कई बसों को जलाया गया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और इसी दौरान दंगा भी भड़का है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 मौत दंगे की वजह से हुई है जो हिंदू हैं, वहीं 1 मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है जो मुस्लिम है। मतलब 2 मौत हिंदुओं की हुई हैं और 1 मौत मुस्लिम की हुई है। और ये दंगा जो है देखते ही देखते भयावह रूप धारण कर ली थी। ये इतनी बड़ी भयावह रूप बन गई थी इसकी कि लोग वहाँ के जो है हिंदू लोग थे वो खाली करने लगे थे अपने आवास को और जो शरणार्थी बनकर रहने पर मजबूर हो गए थे। बड़ी संख्या में अशांति छा गई थी, इलाके सन्न हो गए थे। जब इस तरह की खबर सामने आई कि वहाँ पर मौत हो गई है तो पूरे पश्चिम बंगाल में बवाल हो गया और इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। ये सच है कि ममता बनर्जी की सरकार इसे कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। शायद पुलिस को भी इस तरह का अनुमान नहीं था कि दंगा इस कदर भड़केगी। इस मामले पर बंगाल बीजेपी से लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तक यानी केंद्रीय मंत्री तक सभी ने ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया है और उसे इस चीज़ के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। आपको पता हो कि पश्चिम बंगाल का चुनाव भी आने वाला है और बीजेपी की जो राजनीति रही है उसके हिसाब से वो अभी से बंगाल में हिंदुओं के ध्रुवीकरण की ओर अपनी कदम बढ़ा रहे हैं और इससे पहले भी, ये कोई नई बात नहीं है, हिंसा एक बड़ा मौका मिला उन्हें मोर्चे में लेने के लिए, पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए। हालांकि सरकार से चूक हुई है, सवाल किया जाना चाहिए, लेकिन ये बात भी सच है कि पश्चिम बंगाल में जब भी कोई घटना घटती है तो बीजेपी की ओर से उसे ध्रुवीकरण किया जाता है, उस पर हिंदू वाला एंगल ज़्यादा सेट किया जाता है। यहाँ तक बात चल रही है कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और विपक्ष की ओर से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी ही है और इसके बाद सीपीआई और कुछ मामलों में कांग्रेस है। तो कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वो अभी तक सवाल नहीं उठा रही है, लेकिन उसके नेता जो हैं अधीर रंजन चौधरी
वो जो है सवाल उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। तो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है, इसको लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि इस हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठ ही शामिल है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार और अन्य जगहों के लोगों को बुलाकर हिंसा को अंजाम दिया गया है। सीधे तौर पर इस हिंसा के लिए बीजेपी, बीएसएफ और बांग्लादेशी घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया गया है ममता बनर्जी की ओर से। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया था कि टीएमसी के नेता भी इस हिंसा में शामिल है। इस पर ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर हमारे नेता अगर इसमें शामिल होते तो हमारे नेताओं के घर नहीं जलाए जाते। मतलब टीएमसी के शामिल होने वाली बात को ममता बनर्जी ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। यहाँ ममता बनर्जी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपकी पुलिस ने बंगाल में अब तक कितने ऐसे अपराधी की पहचान की है जो बांग्लादेश से हैं या वो कहीं और से भेजे गए हैं, और इस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और हिंसा को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस हिंसा के मामले में। तो 200 लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं या गैर राज्यों के हैं, गैर पश्चिम बंगाल के हैं, तो ये भी ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए, सिर्फ हवा में बयान नहीं देना चाहिए। ममता बनर्जी ने बंगाल में इसको लेकर हो रहे विरोध के कारण शुरुआत में ही ऐलान किया था कि वो वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देगी, लेकिन फिर भी लोगों का विरोध शांत नहीं हुआ और इस तरह की घटना हुई। एक बात आप समझिए कि जब इस तरह की घटना होती है, जब लोग विरोध करने के लिए निकलते हैं और हत्या हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अभी तक हमारी जो जनता है वो सही से विरोध प्रदर्शन करना नहीं सीख पाई है। मतलब वो बिना हिंसा वाली विरोध कर ही नहीं सकती है। अहिंसा का जो विरोध होता है, जो महात्मा गांधी ने कहा था, वो विरोध कर ही नहीं पाती है और यहीं से पुलिस को क्रूरता दिखाने का मौका मिल जाता है। जब आप अहिंसा पूर्वक जो है विरोध नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर पुलिस जो है क्रूरता दिखाएगी और वो दिखाती भी है और सरकार को एक मौका मिल जाता है पुलिस को क्रूर बनाने की। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अभी तक भारत ने अहिंसात्मक तरीके से कैसे विरोध प्रदर्शन करना है ये अभी तक नहीं सीखा है। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर एजेंडा चलाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वो गृह मंत्री अमित शाह पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वो अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मुर्शिदाबाद में शांति बहाल हुई है। पलायन किए हुए लोग वापस अपने घर आ रहे हैं। मारे गए लोगों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही मुख्य सचिव को बीएसएफ की भूमिका और बीजेपी की भूमिका को लेकर जांच करने की आदेश भी दिए गए हैं। तो आप एक चीज़ समझिए कि बंगाल का चुनाव जो है साल 2026 में होगा और इस तरह से ममता बनर्जी जो नाकामयाब रही है इस हिंसा को रोकने में, तो एक बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और ममता बनर्जी को पहली बार इतनी कमज़ोर स्थिति में देखा गया है पश्चिम बंगाल में। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं के खिलाफ अपराध भी पश्चिम बंगाल में हाई लेवल पे है और ममता बनर्जी इसे रोकने में नाकामयाब रही है, इसे भी समझा जाना चाहिए। दूसरी बात कि बीजेपी की जो प्लानिंग है वो हमेशा से खास करके बंगाल में ध्रुवीकरण की ज़्यादा रही है और बंगाल एक अमीर राज्यों में शुमार है, उनके पास बहुत संसाधन है और वहाँ पर किसी भी पार्टी की नज़र है कि हमारी सरकार बने। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए बेताब है और वहाँ पर अगर कोई घटना होती है तो अभी से या समझिए कि शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल की किसी भी घटना पर बीजेपी बहुत कड़ी नज़र रखती है और हिंदुओं पर जो ध्रुवीकरण जो होती है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही एक बात और समझिए कि पश्चिम बंगाल की हिंसा को रोका भी जा सकता था, लेकिन टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसमें खुद आंतरिक कलह मची हुई है। तो ये भी जो है ममता बनर्जी को नाकामयाब साबित करी कि वो हिंसा को नहीं रोक पाई। साथ ही राज्य में बढ़ता अपराध दर और जर्जर हालत अब ममता बनर्जी का फ्यूचर डिसाइड करेगी और जनता तय करेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पर और ममता बनर्जी का योगी आदित्यनाथ वाले जवाब पर? तो कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।